We are doing case number 8 of Civil Services Exam 2020, and this is a very good question. I mean, this case study is very important given कि हमारा रशिया और यूक्रेन की वॉर के बैकग्राउंड में अभी आर्म्स का ट्रेड या फिर एक्सपोर्ट को लेके बहुत न्यूज़ आई हुई है. तो दिस क्वेश्चन कैन बी फर्दर आस्क्ड, और ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपने तैयारी नहीं की है, नहीं समझा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तब आप एक बहुत ही साधारण आंसर लिख पाएंगे एंड यू विल फाइंड दिस थिंग व्हेन आई प्रोवाइड दिस कंटेंट. तो आप खुद देख पाओगे कि आप चाहे जितने अच्छे हो ना, अनलेस अनटिल आपकी तैयारी है, लाइक आपने सिलेबस तैयार किया, सिलेबस में अगेन एथिक्स के सिलेबस में देखोगे तो एक देयर इज अ टॉपिक एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, आपका वो तैयार होना चाहिए. एंड द थिंग्स आई टॉक अबाउट कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें आपको अगर आती हैं तो भी आपका वैल्यू एडेड हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें एटलीस्ट एथिक्स के बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, अप्रोचेज हैं, वो आपको अच्छी कमांड होगी तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे. अदरवाइज देयर वोंट बी मच ऑफ अ डिफरेंस इन मोस्ट ऑफ द आंसर. सो ये केस एक बार देखते हैं एंड देन विल सी कि हमारे क्या अप्रोच होंगे. एंड देयर आई ऑलवेज टेल यू कि ऑलवेज ट्राई टू राइट एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स. मीन्स आपको एकेडमिक नहीं लिखना है, आपको एक आईएएस ऑफिसर की तरह लिखना है. सेकेंडली आपको प्रैक्टिकल एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें लिखनी है. आइडियल चीज़ें काम नहीं करती हैं, आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखेंगे एंड सोल्यूशन ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे. आप सोल्यूशन में जनरली यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स, खासतौर पे अगर इस तरह की चीज़ है. और तीसरा मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि गेट द क्लियर ग्रास्प ऑफ द केस. जब आप पढ़ो तो उसको बहुत अच्छे से एक माइन्यूट रेजोल्यूशन के साथ आपके ग्रास्प होनी चाहिए कि केस किस बारे में बात कर रहा है, हमारा करंट स्टैंडिंग उस इशू पे क्या है. सो लेट्स सी कि केस क्या है एंड देन विल सी कि हमारा करंट जो एटलीस्ट ग्रास्प है वो कैसे आएगी. सो केस इज द चेयरमैन ऑफ भारत मिसाइल्स लिमिटेड was watching a program on TV wherein Prime Minister was addressing the nation on necessity of developing self-reliant India. अब ये हमें बता गए भैया कि ये देख रहे हैं प्रोग्राम, नॉट मच इंपॉर्टेंट. Subconsciously nodded in the agreement and smiled himself as he mentally reviewed. But ये self-reliant India is somewhat talking about national development. But आगे देखते हैं. Reviewed BML's journey in the past 2 decades. BML had admirably progressed from producing first generation anti-tank guided missile ATGMs to designing and producing state-of-art ATGM weapon system that would be envy of any army. He sighed in reconciliation with his assumption that the government would probably not alter status quo of ban of export of military weaponry. Okay, तो अभी तक हमारा स्टेटस जो है वो ये रहा है कि हम मिलिट्री वेपन को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. वी हैव दिस बैन ऑन आर्म्स. To his surprise, the very next day he got a telephone call from Director General of Ministry of Defence asking him to discuss the modality of increasing BML production of ATGMs, as there is a possibility of exporting the same to a friendly foreign country. ठीक है. The Director General wanted the chairman to discuss the details with his staff at Delhi next week. Okay, so there is a possibility of change in stance. ये जो status quo है, अब हम बैन से एक्सपोर्टर बनने वाले हैं. 2 days later, at press conference, Defense Minister stated that he aims to double the current weapon export level within 5 years. अब okay, करने वाले नहीं, अब तो इन्होंने बोल दिया. So we are moving, एक चेंज आ रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा. This would give an impetus to financing the development and manufacturing of indigenous weapon in the country. ठीक है, तो ये हमारा डेवलपमेंट में हमने बोला कि नेशन बिल्डिंग में खासतौर पे एटलीस्ट वेपनरी में एड करेगा. He also stated that all indigenous arm manufacturing nation have a very good record of international arms trade. ठीक है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड, गुड रिकॉर्ड. कुछ चीज़ें आपको आंसर में मिल जाती है, आई मीन केस स्टडी में मिल जाती है, जहाँ पे आपको देखना पड़ता है ध्यान से. सो ओवरऑल केस क्या है कि अच्छा और भी चीज़ें हैं. एज ए चेयरमैन ऑफ बीएमएल व्हाट आर योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. कई बार केस में ये आपका पढ़ना जरूरी होता है, तब आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख पाओगे टू ग्रास्प दैट. चलो देखते हैं ये क्या लिखा है इन्होंने. As an arm exporter of a responsible nation like India, what are the ethical issues involved in arms trade? Okay, 5 ethical factors that would influence the decision to sell arms to foreign governments. So overall केस यही है कि आपका स्टेटस को हम चेंज करने वाले हैं फ्रॉम बैन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ वेपनरी टू एक्सपोर्ट या ट्रेड में हम जाने वाले हैं. उसका नेगेटिव पॉजिटिव काइंड दे रखा है. पॉजिटिव तो यही है कि एथिकली इट इज़ रॉन्ग, कंसिडर्ड रॉन्ग to export arms because reasons I'll give you in the answer. हर कोई मालूम है रफली आपको. देन यहाँ पे जो पॉजिटिव इन्होंने आर्म्स ट्रेड का दिया है वो ये दिया है कि इट एड्स इन डेवलपमेंट ऑफ योर वेपनरी मैन्युफैक्चरिंग. और दूसरा कि देयर हैज़ बीन अ गुड रिकॉर्ड. ओके, बट गुड रिकॉर्ड डज नॉट इंडिकेट गुड एथिक्स. सो विल डिस्कस दैट. ओवरऑल केस लाइक कहा जाए तो बस हमारा स्टेंस चेंज करना है, उसमें इशूज़ को एड्रेस करना है, पहली बात तो ये है. और दूसरा कि
अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप सीधे सीधे अगर एक बात कहा जाए कि क्या ये सही है, तो मोस्ट पीपल वुड एग्री कि इट्स नॉट राइट। एक वेपन या उनका यूज, इट मेंट, आर्म्स आर मेंट टू हर्ट पीपल, देयर इज नो अल्टरनेटिव यूज। सो उसका आप यूज देखोगे तो यू कैन सी दैट, बट इट इज गोइंग ऑन। अब यही मैं बोलता हूँ ना कि क्लियर कट ग्रास्प। सो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स क्या हैं। So you'll find कि most of the developed countries, including US, Russia, France, Germany, Britain, they are somewhat arms exporters. So it is somewhat generally accepted thing कि हाँ ठीक है, it is like profitable तो है ही है, और डेवलपमेंट के लिए भी एड करता है। तो आप एक बैलेंस बना के अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो इट इज एक्सेप्टेड, इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, इसको कोई लोग गलत नहीं कह रहे। सो दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, एक इमेज जो है वो जरूर खराब होती है, कोई भी वैसे कि जब बात करता है एज आर्म एक्सपोर्टर तो लोग यही बोलते हैं कि मर्चेंट ऑफ डेथ वाली बात आती है। सो दिस इज द क्लियर कट पिक्चर। अब हमें आंसर करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो लेट्स सी हमारे आंसर यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन हमें देना है। सो फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं भाई, इनका क्या है। आर्म्स ट्रेडिंग कंट्रीज लाइक अमेरिका, फ्रांस आर जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग वेपन्स टू अदर कंट्रीज। ऑन द सेम लाइन इंडिया ऑल्सो रिमूव्ड बैन ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट टू डबल द वेपन एक्सपोर्ट लेवल विद इन 5 ईयर। यहाँ पे टू डबल से ज़्यादा पे करें टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग इट्स ओन इंडिजिनस आर्म्स इंडस्ट्री। आप ये कह सकते हो, ये थोड़ा सा अब ऑफसाइड हो गया, बट यहाँ तक काफ़ी सही थी चीज़ें। ओके, इन्होंने ये बात किया, फिर स्टेक होल्डर पे आए हैं। सेकेंड में इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दिया है केस का। द गिवन सिचुएशन स्टेटेड अबाउट द इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन एंड इट्स एक्सपोर्ट एंड राइजिंग ऑफ कंसर्न वेदर टू प्रमोट एक्सपोर्ट और मेंटेन स्टेटस को ऑफ बैन ऑन एक्सपोर्ट। रिसेंटली इंडिया फॉर्म ड्राफ्ट कमिटी प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। ये आपको आंसर में यूज करना चाहिए भाई, ये इस पे नहीं, यूज इट इन योर आंसर, इन योर कंक्लूजन। ठीक है, कि हमें बैलेंस जो है पास लेके चलना है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये चीज़ की है जो कि एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। ठीक है, तो डोंट यूज हियर। ओवरऑल ठीक है इंट्रोडक्शन। अब देर आर लाइक आई फाउंड टू काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वेरी रेलिवेंट। वन इज समवॉट क्लासिकल एंड अदर इज बेसिकली आपका स्टैंडर्ड, एंड यू कैन adopt any of these. Actually, I have written 3 introductions for this. First is the classical debate on use of weapons and arms have two sides. One, prohibit manufacturing and proliferation of arms, citing that arms are meant to hurt people, while other side argues that it is the hands that pulls the trigger, not the gun to be blamed. The other case is amalgamation of both the side. So this is somewhat classical, एंड आप इसमें अगर बहुत कॉन्फिडेंट होगे तो ही आप ऐसा इंट्रोडक्शन लिखो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस इन टाइम. Second and third are somewhat similar line, and this is something like this. The our case involve consideration of ideal and practical factors on matter of arms trade to address the ethical issues therein. This is one. और इसी का again case relevant और किया जाए तो you can write like the above case involves inquiry into ethical issues and standard with respect to arms trade at background of India's changing stance from ban of arms trade to export of arms. So overall आपका जो इंट्रोडक्शन है कोई भी आप लिख सकते हो, like first जो मैंने बोला it is somewhat more of philosophical line, other two are more on practical and contextual. आपका context I think third वाला I think the best provide करता है. So आई एम गिविंग यू दिस इंट्रोडक्शन सो दैट यू कैन कोरिलेट, कि आपको पूरी जो केस स्टडी है उसकी पिक्चर जो है दिख जानी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन से. ठीक है, अब देखते हैं आपके स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर में आप खुद ही हैं, डायरेक्टर जनरल, देन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, देन आपका चेयरमैन यू योरसेल्फ, जिसके लिए आपको आर्ग्यू करना है गवर्नमेंट, नेशनल इंटरेस्ट. सो ठीक है, और भी हैं बट चल जाएगा. देन आपने क्या लिखा है, चेयरमैन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर. ठीक है, पब्लिक एट लार्ज नेशन. तो आपने पिछले वाले में जैसे क्लब किया था वैसे आप बात कर सकते हो. नेशनल इंटरेस्ट आपका जो चेयरमैन है ये, और देन आपका फॉरेन एंटिटी जो भी देश है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो वो, और आपका ओवरऑल जो पब्लिक से ज़्यादा इन्होंने जो लिखा है वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट दैट्स अगेन आपका गवर्नमेंट के अंदर ही आपकी चीज़ें आ जाएंगी. सो आपने एड्रेस कर दिए भाई. अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था,
गिवन आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, देखिए क्या कह रहा है। एज एन आर्म एक्सपोर्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल नेशन लाइक इंडिया, तो आपको थोड़ा सा इंडिजनाइज करना पड़ेगा आपको आंसर, ठीक है। व्हाट आर द एथिकल, ये सिर्फ अगर बोलता है एथिकल इशूज इन्वॉल्व तो आप थोड़ा सा अलग बात कर सकते हो। जब ये बोल रहा है कि लाइक इंडिया, देन आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंडियन वैल्यूज और एटलीस्ट आप अगेन जो मैं बोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आप ला सकते हो कि फॉर ये दीज आर द इशूज, क्योंकि इंडिया हैज बीन चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इस तरह की चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लेट्स सी आपने क्या लिखा है, एथिकल इशूज इन्वॉल्व इन आर्म्स ट्रेड। India is a signatory to multilateral export control regime like Wassenaar, Australia Group, which MTSR talked about export control and greater responsibility regarding weapon export. ठीक है, तो आप यहाँ पे इशू कैसे है, लाइक आई कैन सी यहाँ पे तो यही बात है ना कि आप रिस्पॉन्सिबल हो के आप वेपन ट्रेड या एक्सपोर्ट करो, दैट्स व्हाट इट इज। एंड वन थिंग आप हमेशा ध्यान में रखा करो कि वैसेनार ये जो है ना, like these are dual technology use, ABC Australia जो है ग्रुप है, MTCLR is about specific high I would say state of art missile technologies पे मोस्टली चीज़ें हैं। थोड़ा सा जनरल आप जो लैकिंग है वो ये है कि देयर इज अ ग्लोबल आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में बातें कह सकते हो। और यहाँ पे इशू शुड बी क्लियर, वेरी मच क्लियर, ठीक है। आपकी हेडिंग जो है इतने से आपका एक इशू पता चल जाए, देन आप उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। दिस फॉर्मेट इज फार मोर बेटर देन आप पूरी बात लिखो 4 लाइन में और कोई उसको ना पढ़े, तो फिर यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव आउटकम आउट ऑफ दैट। सो आप छोटी चीजें लिख दो कि वो एक्सप्रेसिव इतना हो कि यू गेट दैट like the marks that you deserve. Importing nation can use weapon against peaceful protester. अभी देखो इसमें सीधे कंसर्न दिख जा रहा है कि there is a chance of misuse, ठीक है, तो आप ये चीज हेडिंग डालो, थ्रेट ऑफ मिसयूज, राइट। तो ये चीज रिप्रेजेंटेटिव हेडिंग्स आपकी जरूरी हैं। कैन लीड टू इलीगल ट्रेड, अगेन ये मिसयूज का पार्ट ही है कि आप इलीगल ट्रेड, टेरर को आप देना, ये मिसयूज है। Trade of weapon in international market is violation of Article 51 of the Constitution, which promotes international peace and security. अब यहाँ पे जो है आपको ये हेडिंग सोचो, आपने जो चीज लिखी है वर्सेज आप ये लिखो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, विच वन वुड यू रादर सी, एंड देन आप वहाँ पे बात करो कि आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट या इट इज अगेंस्ट the spirit of Article 51 which talks about promoting international peace and security. But again सिक्योरिटी के लिए अगर आप आर्म्स ट्रेड कर रहे हो तो आपको अदर साइड भी दिखाना पड़ेगा। वेपन एक्सपोर्ट डिपेंड इकोनॉमी फेस एलिगेशन ऑफ क्रिएटिंग वॉर फॉर सेलिंग देयर, ठीक है। अगेन इसकी हेडिंग आप हो सकते हो कि इमेज, इट मे टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया, जो मैं स्टार्टिंग बात कर रहा हूँ, चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट इन ऑल दैट, तो इमेज जो है खराब होती है आपकी। इट कैन लैंड इन एनिमी स्टेट विच कैन क्रिएट सिक्योरिटी कंसर्न, अगेन आपका बहुत ज़्यादा ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट है, देन ओनली दिस थिंग कैन हैपन, जनरली दिस इज नॉट द केस। बट ठीक है, आप लिखने को अगेन मैंने बोला था ना कि अनलेस अंटिल यू हैव ग्रास, तो आप बहुत साधारण चीज़ें लिखोगे, एंड द थिंग इज कि आप इंटरनेट पे भी ढूंढोगे तो यू विल फाइंड वेरी वेरी मीडियोकर आंसर्स। तो सेकेंड भी आंसर देख लेते हैं, देन आई विल गिव यू सम हेड्स अप जो आप यूज कर सकते हो। एथिकल इशूज इन्वॉल्व इन आर्म ट्रेड, as India follows and promote principle of global peace and universal disarmament. This is a very good point, आप ये चीज़ें उठा के इसको हाईलाइट भी अच्छा किया है। As India has signed NPT and CBT to, India has not signed NPT and CBT, so trade of arms undermines its principle. देखो लाइक आपने साइन नहीं किया एनपीटी, तो ये तो लाइन में हो गया कि हम प्रोलिफरेशन के ट्रीटी साइन नहीं किए तो हम प्रोलिफरेट कर सकते हैं। सो मेक श्योर आपकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो दे आर इन सिंक, ठीक है। ये अगेंस्ट जा रहा है जो आप बात कर रहे हो, वहां तक सही था, यहीं से आप डिसआर्मामेंट उसके बाद यही लिख देते कि सो ये वाला आपका जो है गड़बड़ करा दिया, ये वाला पूरा एक स्टेटमेंट, ठीक है। सो यू हैव टू बी माइंडफुल व्हाट यू आर राइटिंग। बट ओवरऑल बेसिकली आप बात कर रहे हो इंडियन वैल्यूज की, है ना, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, तो सीधे सीधे आप बात यहाँ पे लिख सकते हो, इट गोज अगेंस्ट इंडियन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, ठीक है, ऑफ अहिंसा या आप जो भी कहना चाहो। नेशनल इंटरेस्ट इज वेस्टेड इन आर्म्स ट्रेड एज इट प्रमोट सेल्फ रिलायंट विजन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन लॉन्ग टर्म, हाउएवर इट्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट विल बी अंडरमाइन। अब आपने ये ऊपर बात कर दिया है अंडरमाइन होने की भाई, तो आपको ये बताना होगा कि देयर इज अ
dilemma of balancing national interest versus violence, use of violence या means as violence as a means, है ना. वेपन जब भी आप यूज कर रहे हो तो what is happening, there is a use of violence. आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी टॉक्स अबाउट प्रमोशन. अगेन ये मैंने बात कर दी कि आप इसको सीधे हेडिंग दिया करो कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, पहले वो डालो देन आर्टिकल 15 इट वुड बी. अगर आप जीएस पेपर 2 का आंसर लिख रहे हो तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हो, बट यहाँ पे एथिक्स में आपको मान के चलना है दैट पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है. सो अगेन बी माइंडफुल वेयर यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स. या आपका जीएस2 में बिल्कुल नंबर बढ़ाने वाली चीज है कि कोई भी चीज आप आर्टिकल से शुरू कर रहे हो, बिकॉज देयर द पर्सन जो भी आपका कॉपी एग्जामिन कर रहा है इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस और समवॉट लाइक दैट. यहाँ पे एथिकल बैकग्राउंड चाहिए जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए. सो यूज दैट नॉलेज. इट में प्रमोट स्टेट एंड नॉन स्टेट. अगेन ये मिसयूज. सो आपकी हेडिंग्स के अंदर कई चीजें आ जाती हैं, जैसे थ्रेट ऑफ मिसयूज में ही मैंने बोला कि जितने भी आपके कंसर्न्स हैं वो आ जाएंगे. फिर आपने पार्ट बी यहाँ पे किया है. सो देखो आप और अच्छा इस चीज को कैसे बना सकते थे. आप कई एथिकल जो इशूज हैं इन आर्म्स ट्रेड, ठीक है ना, तो आप इसमें बात करते थे कि सबसे पहले एक्शन की या एक्ट की. जो आपका एथिक्स है एक बोलता है ना कि देयर आर राइट एक्शन रॉन्ग एक्शन. सो एक्शन को अगर हम देखा जाए या एक्ट को देखा जाए तो आर्म्स आर मेंट टू हर्ट और किल पीपल दैट ब्रिंग्स ह्यूमन सफरिंग. सो इट इज मॉरली कॉम्प्रिहेंसिबल. ठीक है. आप इसको मॉरली आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो जो इसका पर्पस है. देन आपका सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि आर्म्स ट्रेड में यू हैव टू सी, ट्रेड पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना, कि द मोटिव बिहाइंड आर्म्स ट्रेड हैव टू बी क्वेश्चन. आइदर इट इज प्रॉफिट मोटिव और टू एड मोटिव. तो अगर आप प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हो तो इट इज एथिकली क्वेश्चनेबल. फिर रोल ऑफ वायलेंस. सो द इंटायर फिलॉसफी ऑफ आर्म्स इज समवॉट फोर्स वर्सेस फोर्स एक्सप्रेस्ड इन फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब. आप ऐसे बुक्स का भी सहारा ले सकते हो, जो वोहरा की बुक है उसमें अच्छे से डील किया हुआ है, तो ऐसी चीजें आप लिख सकते हो. ठीक है. देन इमेज वाला तो सेकंड में था कि हाँ इट टार्निशेस इमेज ऑफ रिस्पॉन्सिबल इमेज ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया एज अ चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आप एक तरफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आर्म्स बेच रहे हो, तो उस इमेज को टार्निश करता है, खराब करता है. ठीक है. देन एक और लास्ट पॉइंट जो हमारा बार बार आ रहा है कि थ्रेट ऑफ मिसयूज जो है बिल्कुल है अगेंस्ट सिविलियंस, ब्लैक मार्केटिंग एंड गेटिंग इनटू द रॉन्ग हैंड्स लाइक टेररिस्ट. तो ये चीजें बिल्कुल है. तो इस तरह से करके हमारा 5 से 6 पॉइंट अच्छे खासे आ जा रहे हैं एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस थिंग आर्म्स ट्रेड के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड था 5 ethical factors that would influence the decision to sell arms. अब यहाँ पे बेसिकली हमको टू लार्जर एक्सटेंट जो जस्टिफिकेशन है कि वाई यू आर डूइंग दिस वो देना है, इन कंसर्न को समवॉट एड्रेस करना है. जैसे कौन सी चीज़ है जिसके बेसिस पे आप आर्म्स को दोगे. तो अगेन आपका इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कैन बी अ फैक्टर एंड देयर टू यू कैन टॉक अबाउट जो मैंने बोला था कि आप आर्टिकल 51 ले लो, ठीक है, चाहे 253 ले लो, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन. एंड यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ही आपको बचा पाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा कि देयर आर ट्रीटीज लाइक इंडिया हैज ट्रीटी टू प्रोटेक्ट डिफेंस फॉर विद रिस्पेक्ट टू आपका भूटान के रिस्पेक्ट में है. तो अगर आपकी ये ऑब्लिगेशन है तो आप कैसे ऑब्लिगेशन पूरी करोगे. सो ऐसी ऑब्लिगेशन को पूरी करने के लिए अगर आप आर्म प्रोवाइड कर रहे हो टू प्रोटेक्ट नेशन वेयर यू हैव साइंड एन एग्रीमेंट, वहाँ पे तो ऑब्लिगेशन बनता है ना. तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बात करता है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, दैट इज पीस एंड सिक्योरिटी. में सिक्योरिटी वाला 51 से एंड 253 विद रिस्पेक्ट टू, अगेन याद करोगे 253 बार बार आएगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में. दिस स्टेट दैट इंडिया शुड कीप अप इट्स, बेसिकली लॉ बनाने के लिए देता है कि टू मीट योर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर. सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मैंने बोला ना कि आपको बताना पड़ेगा कि डिफेंस ट्रीटी जो अगर आपने साइन कर रखी है इन दैट केस आप आर्म्स प्रोवाइड करते हो. जैसे एग्जांपल अपने अफगानिस्तान में से पहले हम लोग हेलीकॉप्टर एंड चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे. देन आप बात कर सकते हो आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर. दोनों की क्वाइट फनी कि दोनों की आर्टिकल 51 है, बट दिस टॉक्स अबाउट राइट टू सेल्फ डिफेंड. एंड राइट टू सेल्फ डिफेंस में कोई भी इंसान से लेके देश तक को राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ. तो अगर इस रेस्पेक्ट में अगर आप आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हो इन परस्यूट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो यू कैन राइट हियर कि इन परस्यूट ऑफ
आर्टिकल 51 राइट टू डिफेंड आर्म्स कैन बी सोल्ड टू अ नेशन स्टेट, फ्रेंडली नेशन स्टेट, राइट। तो आपकी लैंग्वेज भी इस तरह से आनी चाहिए। अब सिर्फ ऐसे लिख दो लाइक कि आर्टिकल 51 ऑफ ह्यूमन अलाउज, तो ये अच्छी चीज नहीं आती है, आपकी लैंग्वेज भी उस तरीके से आनी चाहिए। देन आप बात कर सकते हो adherence to arms trade, global arms trade treaty which lays down robust standard for transfer of arms। तो अगर जो कंट्री पार्ट है, if the country is adhering to global arms trade treaty standards, then arms can be sold to that country। अगेन इसके अंदर खुद ही बहुत सारे मेजर्स दिए हुए हैं। तो अगेन मैंने बोलता हूँ ना कि आपको कई चीजें अगर नहीं मालूम है, बट आर्म्स ट्रेड ट्रीटी हर किसी ने, जिसने भी अगर सही से अभी करंट अफेयर किया है तो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का नाम सुना होगा, बट व्हेन यू डोंट नो द कंटेंट तो आंसर राइटिंग में डिफिकल्टी जरूर होगी। और ऐसे कंटेंट लिख के आओगे, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स देन अदर पीपल। आसपास जितनी भी, इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आप जाओ और कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप जो है ना टॉप पे जितने भी आते हैं आप सर्च करके देखो, यू विल फाइंड वेरी फ्यू मेंशन। और लैंग्वेज इस तरह से नहीं होगी कि आप उठा के 5 से 6 पॉइंट में वो बात कह के ऐसा आंसर मिले कि आप 10 मिनट में उसको लिख पाओ, 8 से 10 मिनट में। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड रिकमेंड कि यू गो एंड सी। देन आपका फोर्थ पॉइंट हो सकता है पास्ट रिकॉर्ड। अब पास्ट रिकॉर्ड में तो इन्होंने आई थिंक लिखा था मोरल ऑब्लिगेशन, आर्म्स ट्रेड। ये मैं अपने आंसर बता रहा हूँ, अभी मैं इनके भी आंसर पूरे देखूंगा, बट आई स्टार्टेड सो आई हैड रिटन दिस डाउन। सो पास्ट रिकॉर्ड of responsibility, respect and commitment towards peace, human right and civil liberties, ठीक है, of a country can be checked before selling arms या transferring arms, ठीक है। then lastly आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा separation of interest, that is economic profit motive versus defense and security, ब्रैकेट में noble aspirations। तो अगर आपका प्रॉफिट मोटिव से अगर कर रहे हो तो दैट अगेन आपको प्रोहिबिट करना चाहिए रादर देन टू सेल या गेट इनटू आर्म्स ट्रेड, ठीक है। बट अगर आपके नोबल एस्पिरेशन है, यू वांट टू प्रोवाइड एड टू अ फ्रेंडली नेशन फॉर देयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एग्जांपल आपका वियतनाम हो जाएगा। अगेन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो आपका इट इज जस्टिफाइड, यू आर एडिंग अ फ्रेंडली नेशन इन इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी रादर देन सीकिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। देन लास्टली आप ये भी कह सकते हो कि बैलेंसिंग भी इसमें अगर आप यूज कर सकते हो कि बैलेंसिंग बिटवीन प्रैक्टिकल नीड, ठीक है, वर्सेज एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो अगर हमारा प्रैक्टिकल नीड दैट इज टू एक्सपोर्ट आर्म्स, ठीक है ना, एक फ्रेंडली पीसफुल नेशन है उसको अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका प्रैक्टिकल नीड भी हो रही है कि आप इकोनॉमिक फायदा भी ले पा रहे हो। देन आपका ये भी हो रहा है कि वहां पे कोई जितने भी हमारे स्टैंडर्ड है वो वायलेट नहीं हो रहे हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल इंडिया इटसेल्फ है। India has been getting arms from Russia, USA, and all that, but it has never misused it. So again, example are must. Good example will get you like anywhere. तो ये आप like these are the like some points that you can use. आप इन चीजों को लिख लेना अगर नहीं है तो, बाकी मैं आपके सामने आंसर पढ़ता हूँ, you can see, ठीक है। इन्होंने बात किया है मोरल ऑब्लिगेशन, बहुत अच्छा, यही चाहिए आपकी हेडिंग्स कुछ ऐसी ही आनी चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रीजनल बैलेंस अफेक्टिंग द नेशन सोवरेनिटी, फॉर एग्जांपल फिलीपीन, मलेशिया, ठीक है। आप इतने सारे से ज्यादा सीधे सीधे जो आपका इंडिया के रिस्पेक्ट में वो देते जाओगे तो आपका ये चीजें कम हो जाएंगी एंड इट विल टेक लेसर स्पेस, बट ठीक है, ये दिस इज अ गुड पॉइंट। आर्म्स ट्रेड आर नाउ सीन एज अ मीडियम ऑफ क्रेडिबल डिटरेंस टू एमर्जिंग थ्रेट ऑफ अटैक बाई। अब देखो आपने जो बात कही ना कि इस बेस पे हम सेल करेंगे, है ना, वो फैक्टर इन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं हर आंसर अपना भी दे रहा था। तो आई वाज एटलीस्ट, अगर एक दो छूट गया तो पता नहीं, बट आई वाज ऑलवेज एड्रेसिंग दिस थिंग कि इस बेसिस पे हम ये डिसीजन लेंगे। इंटरेस्ट देखेंगे, हम खाली इकोनॉमिक इंटरेस्ट से अगर बेच रहे हैं तो वी शुड नॉट सेल, ठीक है। तो आप बैलेंस के साथ आंसर में आपका ये चीज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर है कॉम्पिटिटिव फैक्टर पुश आर्म्स ट्रेड as it is helpful in economic development of the nation and promote inclusive growth and development. Like this is questionable, inclusive growth and development वाली बात जो है, हाउ, खासतौर पे स्टेट ऑफ आर्ट में तो यू कैन नॉट एम्प्लॉय नॉर्मल पीपल, राइट, बट ठीक है, आदत बन गई। बट ट्राई टू सी, जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ करते हो ना तो आप एसएमईज की बात करते हो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, दे आर लाइक समवॉट एजेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि उसमें हर तगमे के, खासतौर पर लोग जो सबसे नीचे तगमे के हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडस्ट्री विच इज वर्किंग ऑन स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी, देन इट इज क्वेश्चनेबल। बट यही बात है कि जनरल पॉइंट आप लिखते हो तो ये चीजें मैटर नहीं करती। आर्म्स
बट अगेन ये आपका जो एक आंसर फ्रेमवर्क है ना, यू विल फाइंड इट इज नॉट कमिंग। आप क्या कहना चाह रहे हो कि कॉम्पिटेटिव फैक्टर पुश के लिए हमें शेल करना चाहिए, ये चीज़ आपके आंसर में चीज़ हर एक पॉइंट में रिफ्लेक्ट हो। आर्म्स कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज दैट डू नॉट हैव रिगार्ड फॉर सिविल राइट्स एंड लिबर्टी। बहुत अच्छा, ये देखिए आपकी इसमें आ रहा है पॉइंट, कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, तो यही चीज़ बाकियों में भी आपकी आनी चाहिए, कोशिश करिए, ठीक है। एग्जाम्पल नाइजीरिया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को तो हटा दीजिए, नाइजीरिया इज ए गुड एग्जाम्पल, ठीक है। लास्टली आपने लिखा है द रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ रशिया यूक्रेन शोज वायलेंट एक्शन अगेंस्ट, ये अब यहाँ पे जो है ना, जो हम फर्स्ट एथिकल इशूज की बात कर रहे थे ना, एक्शन आर मेंट टू हर्ट पीपल, वहाँ पे आप ये बात कर सकते थे, वहाँ पे आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डू फॉल विक्टिम टू आर्म्स एंड एम्यूनेशन, लूजिंग देयर लाइफ, ठीक है। या फिर यहाँ पे सीधे बात कर सकते थे, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था जो बटरफ्लाई आपका आया था ना, माइन आपका था करके न्यूज में, तो आप उसको एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इट लुक्स, इसका विक्टिम कौन थे, बच्चे हो रहे थे, तो दीज आर गुड एग्जाम्पल्स। लास्टली आपने लिखा है येट इंडिया हैज फॉलोड द बैलेंस अप्रोच इन आर्म्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट बाय टेकिंग इट्स प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी इनटू कंसिडरेशन। सो व्हाट आर यू सेइंग कि हमें बढ़ना है नहीं बढ़ना है, दिस इज इनकंक्लूसिव, आई एटलीस्ट टू मी, कि अगेन हमारा वापस से जाएं और देखें कोर ऑफ द कोर क्या था, चेंजिंग लाइक इंडिया चेंजिंग स्टांस फ्रॉम बैन टू एक्सपोर्ट। तो उस रिस्पेक्ट में मुझे कुछ क्लियर कट चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है कि इंडिया ने फॉलो किया है, तो आगे आगे हमारा क्या, कहाँ से जस्टिफिकेशन है, दिस इज नॉट क्लियर इन दिस कंक्लूजन। सेकेंड आंसर देखता हूँ मैं, 5 ethical factors that would influence the decision to sell arms, अपने तो मैं बता चुका हूँ, इनके देखता हूँ। हिस्ट्री ऑफ फॉरेन नेशन, ठीक है, बढ़िया हेडिंग, यही चीज़ें चाहिए आपकी, हेडिंग्स शुड बी टेलिंग। रिप्रेजेंटेटिव, एग्जाम्पल अफगानिस्तान फॉर कंट्रोलिंग इनोसेंट पीपल, एग्जाम्पल भाई ऐसे मत दो, अफगानिस्तान की अभी तक जो गवर्नमेंट थी वी वर सपोर्टिंग एंड साइडिंग विथ, इट वाज अगेन गानी की जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक हम मान के चल रहे थे, तो आप उसको स्पेसिफिक आपको साइड करना पड़ेगा। अगर सद्दाम हुसैन का आप नाम लेते तो भी चल जाता इससे पहले, या फिर नाइजीरिया वाला एग्जाम्पल है, तो आप एग्जाम्पल स्पेसिफिक दो, या फिर सीधे बात करते हो कि अभी तालिबान लेट गो अफगानिस्तान, तो भी समझ में आता है। सो बी स्पेसिफिक, ऐसी चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं। देन आपका है importing nations now steadfastly implement the weapon control treaty. How steadfastly implement weapon control, तो आप यहीं पे सीधे बात करते हैं ना कि adherence of importing nation to weapon control treaties, ठीक है, ठीक है। This is also a fair point, but expression can be improved according to the need of the country. Example countries in South China Sea like, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप डिफेंस का जो बात करते हैं ना कि इफ नीड भी चल जाएगा, तो यही है कि आपको ये चीज़ एग्जैक्टली आपके आंसर में आनी चाहिए। ओके, लास्टली आपने लिखा है, 2 पॉइंट है, कैन हैव एंड यूज एग्रीमेंट विद इंपोर्टिंग नेशन, कि आप रीसेल जो है ना, तो अगेन ये जो है ना आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो आपने बात की उसमें दिस इज वन ऑफ द की टर्म्स इन ग्लोबल आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, कि आप इसको रीसेल नहीं करोगे, आप इसको रॉन्ग हैंड या नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं दोगे। दीज आर फ्यू रबस्ट टर्म्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन ग्लोबल आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, बट इस वहाँ पे क्या होता है ना कि जो मेजर एक्सपोर्टर है लाइक यूएसए रशिया, उन्होंने साइन ही नहीं किया है। लास्टली आपका है प्रॉफिट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग डिसीजन टू, ठीक है। बट इसकी जगह पे आप लिखो ना कि बैलेंसिंग, सीधे सीधे जो है ना, मैंने आपको इसीलिए बता दिया था उस टाइम पे कि आपको बैलेंस की बात करनी पड़ेगी, खाली ये चीज़ कैन नॉट बी एथिकल स्टैंडर्ड फॉर इट फॉर योर आर्म्स एक्सपोर्ट। अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो कि आपके इकोनॉमिक मोटिव्स विद दैट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स, और इसका एग्जांपल मैंने बता दिया कि आप इंडिया खुद है कि इट्स अ पीसफुल नेशन विच इम्पोर्ट्स आर्म्स, और इसीलिए बाकी कंट्रीज बड़े आराम से इंडिया को खुशी खुशी आर्म्स दे पाते हैं भाई। फिर लास्टली आपने कंक्लूजन क्या लिखा है, इंडिया एंड अदर नेशन आल्सो शुड फॉलो द वेपन एक्सपोर्ट कंट्रोल ट्रीटीज विच टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबल ट्रेड। ओवरऑल ठीक है, इट इज़ बेटर। आप इसकी जगह पे लाइक लिख सकते हो कि thus in matter of armed trade, India have to tread carefully and strike a balance between its practical need without compromising its moral ground and a champion of human rights. So this was my conclusion, and you can see for yourself and decide.
बट दिस वॉज अ वेरी गुड, आई वुड से, इंटरेस्टिंग केस, एंड यू हैव टू ब्रिंग दैट आस्पेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों में आपको अडेप्ट होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे खास तौर पे ओवरऑल जो आपकी चीज़ें हैं ठीक हैं, बट रिप्रेजेंटेटिव एंड एड्रेसिंग द डिमांड जो है वो एलिमेंट थोड़ा सा कम लगा, बट ओवरऑल इट वाज, आप खुद जज हैं। सो यूज दीज थिंग्स, और इससे ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।